हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम अपना चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल ये वाला चैप्टर कर रहे थे। अब तक हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में क्या देख लिया था? हमने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके बारे में बात कर ली थी। हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली थी। हमने सेल थ्योरी पढ़ लिया था प्लस हमने क्या क्या पढ़ लिया था और कि सेल से रिलेटेड और सारी बातें, कि सेल डेड होते हैं, लिविंग होते हैं, हमने सारा कुछ पढ़ लिया था, राइट। अब हम उसके बाद नेक्स्ट हमने जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़े थे, हमने उसके डायग्राम्स उस समय बहुत बेसिक समझे थे, लेकिन हम थोड़ा और एक्सप्लेन्ड वे में समझ लेते हैं अभी के लिए। देखिए, जो आपके पास ये वाला डायग्राम है डेट इज़ फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आप देख पा रहे हैं एक सेल वॉल है बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड है, राइट। इसमें कहीं भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। एंड इधर ये क्या है? आपका एक एनिमल सेल है डेट इज प्रो यूकैरियोटिक सेल। ये आपका प्रोकैरियोटिक एंड डेट इज यूकैरियोटिक। प्लस इसमें ये सीलिया और फ्लैजला भी होते हैं। ये इधर सीलिया होते हैं, ये फ्लैजला होते हैं। और ये क्या है? आपका एक एनिमल सेल है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। इनके बारे में हम और एक्सप्लेन्ड वे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डेट इज सेल शेप। अब सेल शेप क्या होती है? अब जो सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग शेप और साइज होते हैं उनके। और उनकी जो शेप होती है ना, उनके बेसिकली फंक्शन के हिसाब से होती है। मतलब कैसे? जैसे जो सेल्स होते हैं ना, वो स्फेरिकल होते हैं जर्नली, मतलब मोस्टली जो आपको सेल्स मिलेंगे ना, वो स्फेरिकल मिलेंगे, जैसे इस शेप के, राइट। लेकिन कुछ एलोंगेटेड भी होते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सेल है डेट इज नर्व सेल। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम है, राइट। कुछ ब्रांच होते हैं जो पिगमेंटेड होते हैं, कुछ डिस्कॉर्डियल होते हैं जो आरबीसीज वाले सेल होते हैं। आरबीसी वाले ये वाले सेल्स होते हैं जो डिस्कॉर्डियल शेप के होते हैं। कुछ स्पिंडल शेप्ड भी होते हैं जिन्हें हम मसल सेल कहते हैं, राइट। तो ये आपके वेरियस सेल्स हैं जो अलग अलग शेप के, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है उसके सेल्स जो है वो इस शेप के, सीलिएटेड के ऐसे लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, कॉलमनार के जैसे कोई कॉलम बना दिया हो ऐसे करके, एक एक कॉलम ऐसे करके आगे आगे आपने बना दिया, राइट। फिर जो मसल फाइबर्स होते हैं इंटेस्टाइन वगैरह के, जिसमें स्मूथ होते हैं, वो ऐसे होते हैं लंबे, ठीक है। और ऐसे करके, और उनके बीच में ये, और ऐसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। और ऐसे ही सारे आपके बाकी के भी सेल्स होते हैं, जैसे स्ट्रिप्ड मसल फाइबर, मतलब देखिए जैसे बीच में स्ट्रिप्स है इसमें ऐसे। अब जो कार्डियक सेल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल सेल्स कहते हैं। ये बात आप अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कार्डियक और स्केलेटल वगैरह मसल्स की, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना जानना है, जो हार्ट के सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्डियक सेल्स कहलाते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स कहलाते हैं। वो इस शेप के होते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि एक ब्रांच है ऐसे, वो फिर ऐसे निकल के दूसरा निकल रहा है, ऐसे करके ब्रांचेस में होते हैं। फिर जो डेंड्राइट्स कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। बोन सेल ऐसे होता है, बोन सेल मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और फिर इसके इधर इधर ऐसे ऐसे निकला होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है। जो रेड ब्लड सेल है वो आपके कैसे होते हैं? डिस्कॉर्डियल शेप के होते हैं, जो अभी हमने ऊपर भी देखी थी, राइट। और जो आपके वाइट ब्लड सेल कैसे होते हैं? वो आपके ऐसे होते हैं, उनके बीच में आपको ये वो मिलते हैं पूरे सारे, ये इसके पार्टिकल्स, राइट। ये नर्व सेल हो गया। स्पर्म इस शेप का होता है, नोवम इज फॉर दिस शेप। ये आपके जर्म सेल्स होते हैं दोनों। अब जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये बात हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आई होप आप सबको याद होगा, राइट। अब अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग टाइप का फंक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मतलब हो सकता है जिस सेल का ज़्यादा फंक्शन हो, वो हो सकता है वो सेल अमाउंट में भी तो ज़्यादा होंगे, राइट। अब जैसे आपका ये है स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये आपकी स्किन लेयर में होता है, राइट। तो अब इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है कई बार, राइट। और जो आपके बॉडी के पोर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके स्वेटिंग को पास कराने के लिए, राइट। तो अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपके पूरे ऑल ओवर बॉडी में होता है। लेकिन अगर वहीं बात करूँ आपके किसकी, हार्ट कार्डियक वाले सेल्स की, तो इनका और कहीं यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हार्ट में मिलता है, राइट। तो हर एक साइज़ का हर एक सेल जो होता है उसका अपना एक अलग शेप होती है और अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल के साइज की, कि अब सेल का साइज क्या होता है उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी।
जो सेल का साइज होता है वो बहुत वेरी करता है। मतलब वेरी कैसे करता है, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके टाइप पे वेरी करता है। अब देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म वैसे बॉडी साइज से बहुत छोटा है तो जो उसका साइज होगा सेल का वो भी ऑब्वियस सी बात है वो भी छोटा ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वो बहुत बड़ा होगा सेल का साइज, राइट। तो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है उस टाइप का उसका सेल होता है। अब कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो हम नेक्ड आइज से भी देख पाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं लेकिन उनका साइज होता है वो कहाँ से होता है 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। अब आपका जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो आपका रेगुलर रूलर होता है, राइट। अब उससे भी लंबा जा सकता है तो यानी वो तो आप देख ही सकते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे भी टिपिकल सेल मिलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिनका जो साइज होता है वो 20 to 30 माइक्रोमीटर से रेंज करता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो पाया गया है वो होता है ऑस्ट्रिच के एग का, डेट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब जो आपका एक रूलर होता है वो पूरा एक मतलब अप्रोक्सीमेट पूरा 1 to 15 तक इतना लंबा वो सेल होता है। 13 सेंटीमीटर वाइड होता है और उसका वेट भी 1.4 kg होता है। आपको ये सारे डायमेंशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बात याद रखने की जरूरत है जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच के एग का होता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है, ये 1 मीटर तक के भी हो सकते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो पीपीएलओस के होते हैं, जो होता है माइकोप्लाज्मा। ये आप अभी अपने 12th क्लास में पढ़ेंगे ये वाली बात, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओस का होता है और उनका एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल के कंपोनेंट्स की। अब सेल का कंपोनेंट क्या क्या होता है वो भी तो देख लें एक बार हम पहले। देयर इज अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, राइट। अब एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ी है सेल ऑर्गेनेलीज होती है। अब हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक फंक्शन होता है, राइट। अब उन सब में से 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के जो जिनके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपका जो सेल होता है ना उसके मोस्टली फंक्शंस डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अब अगर आपको ये दिख रहा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना लिपिड बाइलेयर मॉडल है। मतलब लिपिड और कैसे प्रोटीन्स उसमें अटैच्ड होते हैं उसका मॉडल है। अब देख पा रहे होगे आप कि इसमें कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ये इधर इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जो ये प्रोटीन्स होते हैं ना ये इस तरह से अटैच होते हैं, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए फिर वो आपकी जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, जैसे ऐसे है आपकी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बाई लेयर है, ठीक है। और लिपिड्स की बाई लेयर है। अब जो लिपिड होता है ना उसका जो डायग्राम होता है वो इन लोगों ने ना हमें ऐसे शो कर रखा है, तो आप इस चीज़ को ऐसे ही देखेंगे तो आपको इससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए ये ऐसे पहली लेयर है ऐसे करके, ठीक है। ये मुझे ही मतलब मैं इनमें बीच में गैप दिखा रही हूँ पर ऐसे गैप नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। बस इनके बीच में जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना ये इनके बीच में होते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये यहाँ तक के। अब जो बाई लेयर है ना उस ये इसका हेड पोर्शन होता है लिपिड का, और ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, टेल, ठीक है। अब बाई लेयर है तो जो नीचे इसके लेयर होते हैं वो ऐसे होती है, मतलब उसका हेड पोर्शन नीचे आ जाता है, ये ऐसे होती है आपस में, ठीक है। आपको शायद इसमें दिख पा रहा होगा कि यहाँ ऊपर जो स्फेरिकल पार्ट है वो भी ऊपर है और जो यहाँ का स्फेरिकल पार्ट है वो नीचे है, यानी ये इस तरीके से बाउंड होती है, इसलिए इसको हम लिपिड बाइलेयर मॉडल बोलते हैं। कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं कि वो बाइलेयर कैसे होती है, ठीक है, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी की, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, देखिए जैसे ये हमारी पूरी बाई लेयर है लिपिड की। अब इसके बीच में सपोज कीजिए ये आपका ना एक इंटीग्रल प्रोटीन है ऐसे करके, जैसे यहाँ पे भी शो करा हुआ है, ठीक है। हम इसी डायग्राम में देखते हैं। सपोज कीजिए जो आपका ये सारा इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, और ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह सारा कुछ है। अब सपोज कीजिए कोई मटेरियल आया, ये ऐसे मटेरियल आया यहाँ पे। अब ये पास होना चाहता है यहाँ से ऐसे, इधर से इधर जाना चाहता है, लेकिन वो जो मटेरियल है वो
ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब वो सेलेक्ट करके परमिएट करती है। मतलब परमिएट करने का मतलब परमिशन देती है, सेलेक्ट करती है वो मटेरियल को और उसे ही परमिशन देते हैं। इसका मतलब वो अलाउ या परमिट करती है एंट्री या एग्जिट को कुछ मटेरियल्स की बाहर आने में या अंदर जाने में। मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसी मटेरियल को परमिशन नहीं दिया कि वो बाहर जा सकता है या सेल के अंदर आ सकता है, तो वो मटेरियल उससे पास थ्रू नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हो सकता है अब हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं, अब अगर हमारी बॉडी पे कहीं बाहर से कुछ लग गया, ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो आपकी बाहर की एपिथेलियम स्किन, जो स्किन है वो एपिथेलियम वाले उसकी है सेल्स के, हमने ऊपर पढ़ा अभी अभी, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके स्किन पे कुछ गिरा, तो क्या आपकी बॉडी उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, नहीं करती ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी है, जो आपकी स्किन है, वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह काम करते हैं, कि मतलब वो सेलेक्ट करके परमिएट करती है अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, राइट। अब अगर आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है या कुछ ऐसा करा है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा पेनिट्रेशन होए, लेकिन वहीं अगर आपने कोई कैचअप वगैरह कुछ लगा ले, तो क्या वो आपकी स्किन के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है, ये खुद से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ को अंदर भेजना है, मुझे इस चीज़ को अंदर नहीं भेजना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। ये हर एक सेल की लिमिटिंग बाउंड्री के तरह एक्ट करते हैं। वी सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं, मतलब एक बीच की बाउंड्री बना देती है ये। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों सेल्स में मिलती है ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। जो प्लांट एनिमल सेल होता है उसकी ये सबसे बाहर की कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल वो, लेकिन प्लांट्स के वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स के केस में सबसे बाहर की कवरिंग है, लेकिन प्लांट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे मिलती है। मतलब बाहर वाला क्या है आपका सेल वॉल, और अंदर वाला क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लांट्स के केस में डबल लेयर हो जाता है, सेल वॉल भी और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन एनिमल्स के केस में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनती है। वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड, जो अभी हमने ऊपर देखा। Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model of plasma membrane. इन दोनों ग्रेट साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फोल्ड की जा सकती है, ब्रोकन हो सकते हैं, रीयूनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है कुछ फंक्शंस की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। अब इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब ये मॉलिक्यूल्स की इनसाइड या आउटसाइड मूवमेंट रेगुलेट करते हैं, तो ये हमने वही भी पीछे पढ़ा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर की जो कॉम्पोजिशन है उसके बीच में डिस्टिंक्टनेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब अगर सेल है उसके अंदर सब सामान पड़ा है, ठीक है, अब किसी चीज में कोई कॉम्पोजिशन डिस्टिंक्ट है ही नहीं। मतलब अगर सपोज कीजिए आपकी ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ इधर राइबोसोम है, ठीक है, इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, ये सारा कुछ है, ये सब आपस में मिक्स हुए जा रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, इससे सब मिक्स हुए जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना। यानी एक डिस्टिंक्टनेस बनाती है, मतलब मेंटेन करती है, ठीक है। अब ये एक और काम क्या हो सकता है, एक और चीज इसका क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अब वो कई तरीके से हो सकता है, जिसके ना हमारे यहाँ पे दो मेथड्स हैं बेसिकली, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों बातों को समझेंगे, फिर उसके बाद हमें ना इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़े सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि कैसे अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे होती है, उसके बेसिस पे ये कैसे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स दोनों मूव करते हैं कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व।
कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, और इस मूवमेंट के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी यूज होता है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन है तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है सारा कुछ, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, राइट, इधर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसमें हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वही मूव करते हैं, ठीक है, और इनके बीच की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज होती है इन दोनों के उससे। मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब डिफ्यूजन है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और ऑस्मोसिस में भी यही होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसमें सॉलिड पार्टिकल मूव नहीं करते, ठीक है। अब एक बार इनकी थोड़ी डेफिनेशन वाइज भी देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मतलब हायर टू लोअर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसी एनर्जी की कोई नीड नहीं है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट। अब क्या है, osmosis, the movement of solvent or water from higher concentration, that is solvent, to lower concentration, that is solvent, through a semi permeable membrane is called as osmosis। मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप इसकी मूवमेंट करा इसके हम ऑन द मूवमेंट of solvent or water from lower concentration to higher concentration of solution through semi permeable membrane is called osmosis। अब आप इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, डिफ्यूजन के केस में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं है, ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ है। डिफ्यूजन में हायर टू लोअर जाते हैं हमेशा सॉल्यूट या आयन, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, चाहे वो हायर टू लोअर हो या लोअर टू हायर हो, राइट। अगर हायर टू लोअर होता है डेट इज ऑस्मोसिस, लोअर टू हायर होता है डेट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, डेट इज नॉट अ बिग डील, राइट। अब इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंशिएट आता है जो कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। और ऑस्मोसिस को हम क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट था ना एक तरह से, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, इसलिए। अब इसमें दो और टर्म्स आती है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्यूवेंट इनटू द सेल, मतलब सेल है ये आपका, सॉल्वेंट बाहर से इसके अंदर आ रहा है, डेट इज एंडोस्मोसिस। सेल से कहीं बाहर जा रहा है, डेट इज एक्सोस्मोसिस, इट इज एंडोस्मोसिस। सेल से बाहर जाने पे एक्सोस्मोसिस, सेल के अंदर आने पे एंडोस्मोसिस, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी पाए जाते हैं इनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे, और उनके इफेक्ट जो होते हैं सेल पे वो भी होते हैं, ठीक है। अब पहले हम उन्हें देखते हैं क्या होता है। ये आपके तीन टाइप की कंसंट्रेशन होती है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन इज, हाइपर मतलब होता है वेरी लार्ज, बिग, ठीक है। आइसो मीन्स होता है सेम, बिग भी कह सकते हैं या फिर मोर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। एंड हाइपो इज लेस, ठीक है। अब जो आइसोटोनिक कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सेम रहता है, मतलब जितना वाटर अंदर गया उतना ही वाटर बाहर आता है। when the concentration of solution outside the cell is equal to concentration of cytoplasm of the cell it is called isotonic। मतलब जैसे सपोज कीजिए आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके ये बाहर का सराउंडिंग है, जितना बाहर अंदर, मतलब जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का अंदर है उतना ही बाहर है, ये क्या हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब बात आती है हाइपरटोनिक की। अब एक और चीज, हाँ, इसमें ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपके सेल साइज होता है वो नॉर्मल रहता है, मतलब आपको दिख पा रहा होगा नॉर्मल जैसे शेप होती है वैसे ही है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड ऑफ सेल, मतलब बाहर ज्यादा है, जैसे ये आपका सेल है, यहाँ बाहर की कंसंट्रेशन इज मोर और अंदर की कंसंट्रेशन इज लेस, तो ये क्या होता है आपका हाइपरटोनिक। और इसकी वजह से क्या होता है, जब अंदर की कंसंट्रेशन कम है तो सेल क्या करता है, अपना वाटर लॉस करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकिंग होती है, जो क्या करती है सेल वॉल से, और फिर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता रहता है हाइपरटोनिक के केस में।
और इसमें आप देखेंगे इसमें जो आपका ये सेल्स होते हैं ना ये श्रिंक दिखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन से केस में आपके जो सेल होते हैं वो श्रिंक होते हैं, तो आप इसमें ये मार्क कर सकते हैं कि हाइपोटोनिक के केस में सेल श्रिंक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है या वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज़्यादा है, इस कारण से जो सेल है वो अपना पानी खुद ही लूज करने लग जाता है और वो फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। और प्लाज्मोलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें श्रिंकिंग हो जाती है प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, लास्ट इज अवर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज when the concentration of solution outside the cell is lesser than of cytoplasm of cell swell ups and burst due to excessive and osmosis। मतलब बाहर की कंसंट्रेशन बहुत कम है और अंदर की बहुत ज़्यादा है। अब अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भरा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्वेल अप होगा, राइट। अब अगर आपके पास किसी, आप सपोज कीजिए आपके पास कोई एनवलप है, उसके अंदर आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, राइट। अब क्या होगा जब बहुत सारा सामान है तो क्या होगा, वो थैला जो या आपका एनवलप है या कुछ भी है आपका बैग वगैरह वो फटने का चांसेस रहेंगे। वही होता है, अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई, राइट। तो क्या होता है, सेल स्वेल हो जाते हैं और इवेंचुअली बर्स्ट अप हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। वहीं अगर आपके एनवलप में अंदर कुछ सामान नहीं है, ठीक है, अब क्या होगा, आप उसकी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो श्रिंक होता रहेगा। मतलब कभी एनवलप साइड से कहीं मुड़ जाएगा या कहीं कुछ दूसरी साइड से, तो वो क्या हो गया हाइपरटोनिक हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि मतलब हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनका सेल पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ सारी क्लियर हुई होगी कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करी, लिपिड बाइलेयर की बात करी, ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई, क्योंकि तभी आप एक पूरे सेल की बेसिक से बेसिक नॉलेज को भी बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।